नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। हम अक्सर आपको इस कार्यक्रम में पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट से मिलवाते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर रही है। पहले उज्जैन में हुआ, अब जबलपुर में है और हम आपको मिला रहे हैं एक यंग एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। पुणे से उन्होंने MBA किया, वहाँ पे काम किया। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, लेकिन फैमिली में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि वो वापस पुणे से भोपाल आ गई। फिर वो जहाँ जहाँ अपनी CV देती थी वहाँ बोला जाता था कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। तो उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन को और अपनी प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज था उसको यूज़ करके एक पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप शुरू किया। अपने घर के किचन से पहले शुरू किया, अपनी माँ के सहयोग से शुरू किया और आज वो एक्सपैंड करती जा रही हैं। अब अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी शुरू करना चाह रही हैं। बाकी जो यंगस्टर्स हैं उनको भी स्किल डेवलपमेंट पे और स्टार्टअप कैसे किया जाए उसकी भी ट्रेनिंग देती हैं, उसकी भी कंसल्टेंसी करती हैं। मेरे साथ हैं मेघल सिंह। आइए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। मेघल, आपका सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेघल, जैसा मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको, MBA किया पुणे से, इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। सबका सपना होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना और एक फॉरेन बैंक में नौकरी करना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो छोड़कर आप वापस भोपाल आ गई। कुछ ट्रेजेडी थी फैमिली में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट थी। 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। एंड जैसा कि कॉरपोरेट वर्ल्ड का आजकल सब बताते ही हैं, तो जितना अच्छा नाम उतने ही ज़्यादा काम। एंड कॉरपोरेट कल्चर का तो आपको पता ही होगा। तो 2 साल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रेजेडी हो गई थी। मेरा छोटा भाई वो नहीं रहा, मतलब इन ईयर 2016 उसकी डेथ हो गई थी। तो 1 साल तो एज अ फैमिली, मतलब मम्मी पापा भोपाल में थे, मैं पुणे में थी। तो हमने काफ़ी कोशिश किया कि ठीक है अपना अपना करते हैं, मतलब पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे थे, मैं पुणे में। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि शायद उन लोग को मेरी ज़रूरत है एंड एज अ फैमिली हमें अब एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि अब जब फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो फैमिली मिल के ही उस ट्रेजेडी से बाहर निकलती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुणे का ये जॉब छोड़ती हूँ, आखिर माँ बाप से बढ़कर क्या है। तो जब मैं यहाँ भोपाल आई वापस, तो कभी लगता था डिसीजन पे कि सही किया, फिर लगता था गलत किया, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो, अकेले बैठते हो, तो आप सोचते थे कि पुणे जैसे शहर से फिर मैं भोपाल में आई हूँ। तो उस टाइम पे उतना अच्छा लगता भी नहीं था, क्योंकि एक बैचलर लाइफ जी थी वहाँ पे, एक सिस्टमैटिक मेरा स्केड्यूल लाइफ था वहाँ पे। यहाँ पे मुझे हर चीज़ अपने लिए उस वक्त क्रिएट करनी पड़ रही थी कि मतलब सुबह से उठे हो तो आपको एक अपना स्केड्यूल खुद बनाना पड़ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। प्लस जॉब को परस्यू करने में भी काफ़ी चैलेंजेस थे, जैसे कि 2-3 यहाँ पे जो भी बड़ी कंपनीज थी भोपाल में उस टाइम पे। तो मैं अपना रेज्यूमे लेके मैंने पापा के रेफरेंसेस लगाए, क्योंकि अब 5 साल से यहाँ पे टच में नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है पापा के रेफरेंसेस यूज़ करते हैं। किसी अंकल को बोला, किसी को बोला कि ठीक है यहाँ पे जॉब कर लेते हैं, किसी ने बोला आप बैंक में फिर से नौकरी कर लीजिए। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक और एक जो जैसे अपन यहाँ के बैंक्स के अगर अपन बात करें तो काफ़ी अलग होते हैं, उसके कल्चर, वर्क कल्चर अलग होता है। तो मैं सोचा मैं वापस बैंक में तो जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ और अच्छा करना था। मतलब अब क्योंकि आप एक बेंचमार्क जब आप सेट कर लेते तो आप फिर उससे नीचे आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने में आप झिझकते हैं। तो बहुत थोड़ा 2-3 महीने 4 महीने स्ट्रगल किया। मैंने सोचा क्या करूं, फादर ऑलरेडी बिजनेसमैन है ही, तो मैं सोचा ठीक है उनका बिज़नेस ज्वाइन करती हूँ। पर अब ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका बिज़नेस पूरा सेट है, आपको उसमें फिट इन होना है। पापा सोच रहे हैं कि आप मार्केटिंग का डिवीज़न संभाल लो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो।
तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ मिसिंग सा लग रहा था। और उस वक्त एज मेरी 25-26 थी, तो एक किक चाहिए है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है, बस वही बार बार सवाल आ रहा था। अब इतना कुछ पास्ट में हो चुका है, तो कुछ ऐसा चाहिए जो सब चीज़ों को कहते हैं ना उस टाइम पे कंपनसेट कर दे, कुछ अच्छा मज़ा आ जाए ऐसा। तो मैंने सोचा, हमारा पोल्ट्री फार्म है ही, मेरे फादर पिछले 35 ईयर्स से पोल्ट्री इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं और काफ़ी जाने माने नाम है उनका इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री में। तो हम लोग फार्म पे बैठे हुए थे एज़ यूजुअल, फार्म पे दाल बाटी और चूल्हे की रोटियां, ये सब जो एक फार्म का एक गैदरिंग होता है वो चल रहा था। एंड बहुत अच्छा लग रहा था फार्म पे। तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं, इस फार्म में जैसे हम फसल उगाते हैं वैसे हम जो फार्मिंग कर रहे हैं, लेट्स क्रिएट एन अनदर डिवीजन ऑफ इट। मतलब इसको हम ब्रांड करते हैं, इसको पैक करते हैं, विल सेल इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था भोपाल में, आज भी कुछ भी नहीं है। तो मैंने तब इस काम की शुरुआत करी, तब इस आइडिया को मैंने सोचा। हालांकि वेटनरी डॉक्टर की बेटी होने के नाते मैंने बहुत उनकी भी, अपने पापा की समस्याएं सुनी है कि आज मार्केट में ये हो गया। लाइफ स्टॉक बिजनेस में कुछ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं, तो उतार चढ़ाव चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब मैंने सुनती रहती थी, एंड इसका मैंने सोचा सलूशन, चलिए पापा की कुछ हेल्प करी जाए अब। तो मैंने अपना ये स्टार्टअप चालू किया। शुरू में पापा बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस टाइप का स्टार्टअप करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता था कि इस मार्केट में ये बहुत क्लटर्ड मार्केट है, काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और बहुत सारे फ्लक्चुएशंस भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हैं। एंड जनरली जब आप एक फीमेल को एसोसिएट करते हो, तो जनरली फीमेल्स आर नॉट रियली एसोसिएटेड विद द पोल्ट्री डोमेन ना। तो पापा ने बोला नहीं नहीं, आप लड़की हैं, आप कोई ऐसा काम करिए जो मतलब अच्छा लगे, आप मार्केटिंग देखो मेरे बिजनेस की। तो वही मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मैं आपका भी काम देखूंगी, लेकिन मैं ये काम चालू करती हूँ। हाँ, मैं अपना स्टार्टअप चालू करती हूँ। अब चैलेंजेस लेने की आदत हो ही गई थी, एक ट्रॉमा से गुजर ही रहे थे, तो कुछ ऐसा चाहिए था जो पूरे टाइम बिजी रखे, थोड़ा सा जो क्रिएटिविटी मेरे अंदर थी उसको थोड़ा चैनलाइज कर पाऊँ मैं। तो मैंने शुरुआत करी लोगो डिज़ाइन से। तो अपने स्टार्टअप का राइट फ्रॉम लोगो डिज़ाइनिंग टू प्रोडक्ट पैकेजिंग, की पैकेजिंग कैसी दिखनी चाहिए, मेन्यू कैसा होना चाहिए, वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, ये सारा काम मैंने शुरुआत में शुरू से किया। मदर की हेल्प ली, मम्मी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी को करना है तो मौका देते हैं। तो हमने किचन से ही, मेरे घर के किचन से स्टार्ट किया। 1 साल तक हमने घर के किचन से काम किया। और शुरुआत में वो कहते हैं ना कि आपको पहला कस्टमर कहाँ मिला, तो पहला कस्टमर मुझे मेरी कॉलोनी में ही मिला। एक आंटी थी, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, तो उनको ऑर्डर केटर करने के लिए मेरे पूरा 1 दिन लग गया। कि मतलब मैं जाके पहले ब्रोशर छपवाया, मैंने पैकेजिंग छपवाई, क्योंकि उस वक्त कुछ रेडी नहीं था। आंटी को बोल ज़रूर दिया था कि आंटी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कल से आपको अगर ऑर्डर लगे तो बताना। मुझे लगा शायद बोलेंगे हाँ बेटा करूँगी ऑर्डर, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि कल सुबह 8 बजे मुझे चाहिए रहेगा, तो क्या कैन यू डिलीवर इट। तो उस एक्साइटमेंट में मैंने सारा एक ऑर्डर के लिए पूरा दिन अपना लगाया, पूरा काम कंप्लीट किया। वो दिन है और आज का दिन है कि आज तो कई बार ऑफिस में क्या चल रहा है, कितने ऑर्डर आते हैं, वही मुझे पता नहीं रहता है। एंड आज हम एक कस्टमर से चालू किया था, आज हमारे 25,000 प्लस से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। हम लोग 1 लाख से ज़्यादा सप्लाई कर चुके हैं, ऑर्डर केटर कर चुके हैं। आज हमारे भोपाल में 2 रिटेल आउटलेट्स हैं, 1 क्लाउड किचन है, और अब हमने काफ़ी सारा स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि अब हम फ्रेंचाइजी देने को तैयार हो चुके हैं। सो हम दूसरे एमपी के जो शहर हैं उसमें भी जाने को अब बिल्कुल रेडी हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आपका जर्नी है। देखिए हमने बात भी की, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स लगातार कर रहा है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट भी बात करती है, देखिए रोज़गार की बात तो सब करते हैं, लेकिन जो आजकल जो फोकस है एम्प्लॉयमेंट का, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस हो गया है। तो आप उसकी एक एग्जाम्पल हैं, कैसे आपने, हालांकि आपके फादर ने कहा कि आप बिजनेस ज्वाइन कर लो, मार्केटिंग डिवीजन देखो, लेकिन आपने खुद के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया,
और अब आप ये जो जब आपने शुरू किया था आज 7-8 साल पहले, तो उस समय बहुत ज़्यादा कोई स्टार्टअप नहीं था, कैसे करना है ये भी आइडिया नहीं था। तो अब आप वही सारे स्किल्स बाकी यंगस्टर्स को भी सिखा रही हैं, तो ये कैसे करती हैं आप? क्योंकि देखिए, जब मैंने शुरू किया था तब तो स्टार्टअप का नाम भी नहीं लेते थे लोग। तब मुझे खुद भी नहीं पता था कि इस जो चीज़ कर रही हूँ उसको स्टार्टअप कहते हैं, और मैं खुद को अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह सकती हूँ। तब मैं कोई पूछा था आप क्या करती है, तो मैं बोलती थी मैं पापा के साथ पापा का ही काम कर रही हूँ, मार्केटिंग करती हूँ उनकी। तो वो दिन है और आज का दिन है, तब मैं ये सोचती हूँ कि जो चैलेंजेस मैंने अपनी थ्रू आउट जर्नी में फेस किए हैं, अगर मुझे किसी ने ये बताया होता कि आप पहले दिन से लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए, पूरा पेपर वर्क कर लीजिए, तो शायद जो सेटबैक्स आए हैं ये 8 साल की जर्नी में, तो वो शायद हमको वो नहीं आते। जो मॉनेटरी लॉस हो चुका है किसी गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से, शायद वो नहीं होता। तो क्या होता है, ये सब चीज़ों से आपका ना पैसा तो जाते ही जाता है, लेकिन आपका समय बहुत ख़राब हो जाता है। तो आई थिंक स्टार्टअप रन करने के लिए पैसा नहीं, सबसे ज़्यादा समय और राइट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो ऐसे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो सोचते हैं, फॉर दैट मैटर जो फीमेल्स सोचती हैं कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, स्टार्टअप चालू करना है, तो मैं उनको गाइड करती हूँ। मैं कंसल्टेंसी भी देती हूँ कि उससे उनका एक टाइम सेव हो सके, उनको एक फर्म डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके, और उनको पहले दिन से पता रहे कि एक स्टार्टअप रन करने के लिए ये 10 फैक्टर्स हैं और ये 10 चीज़ें हमें करनी रहेंगी। सो जैसे कि मुझे नहीं पता था कि अच्छा लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना है। अगर उस टाइम पे जैसे 10 लोगों का स्टाफ था, तो उनका केवाईसी क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी नहीं पता था। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई डिलीवरी बॉय भाग गया, पैसे लेके भाग गया, या एक बार हमारे साथ ये भी हुआ है कि मैंने एक मैनेजर रखा था, उस मैनेजर को उसको लगा कि शायद ये काम वो खुद कर लेगा, तो वो मेरा पूरा डेटा लेके, कस्टमर डेटा शीट लेके, हमारी पैकिंग लेके, हमारा कॉन्सेप्ट लेके उसने कहीं और जाके स्टार्ट कर लिया और मेरे ही कस्टमर्स के साथ मार्केटिंग करने लगा। तो ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी। जब मैंने इसके बारे में पता किया कि अच्छा मतलब ये तो एक तरह से डेटा ब्रीच और एक फ्रॉड हो गया, मेरे इंटरनल स्टाफ ने कर दिया है, तब मैंने फिर लीगैलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लॉयर हायर किया। तो मैंने ये समझा कि अच्छा एक क्या कानूनी दायरा है ये सब चीज़ों को करने का। तो काफ़ी सारी लर्निंग हुई, क्योंकि जैसा कहते हैं कि बिज़नेस के लिए कोई आपको सिखाता नहीं, कोई कोर्स एज सच, कितने भी आप कोर्स कर लें, जब तक आप ऑन ग्राउंड रह के आप रियलिटी समझ के नहीं कर रहे हैं, तब तक आपका वो कहते हैं ना वो बात नहीं नहीं आती। वो लाइफ लेसन्स आप अलोंग द वे जर्नी में ही सीखते हैं। जैसे आपने बताया कि आपको जो सेटबैक्स लगे उसी से आपने सीखा। अब बट आप वो चीज़ें अब आप यंगस्टर्स को जब आप कंसल्ट करती हैं तो उनको सबको बता रही हैं कि क्या क्या सेटबैक्स आ सकते हैं। जब आप लुक बैक करती हैं इस जर्नी पे, 8 साल के अपने आप इस जर्नी को, हालांकि अभी बहुत कुछ आपने इतना अचीव किया, आगे आप और अचीव करने का अभी आपके बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे आप बता रही है फ्रेंचाइजी मोड पे आप आना चाह रही हैं, तो कैसे लुक बैक करती हैं? देखिए, ऐसे लुक बैक करती हूँ जैसे हमारी सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं, जब वो घर से बाहर निकलती हैं, जब तक घर से बाहर नहीं निकली होती है तो उनको दुनिया बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आप अपने माँ बाप के या अपनी फैमिली के छत्र छाया में रह रहे होते हैं। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं तो जो आपके सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि कई बार एक ऐसा होता था कि थोड़ा सा शुरू में हमारी डिलीवरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो कई बार कुछ फीमेल कस्टमर्स, आंटीज़ कुछ बोल देती थी कि अरे सुबह से हम वेट कर रहे हैं और अभी तक आया नहीं, और कुछ भी बोल देते थे। तो आप बहुत पर्सनली लेने लगते थे कि मतलब कई बार तो ऐसा होता था आप रोने लगते थे। तो उस टाइम से लेके अब जब मैं ये सोचती हूँ तो हाँ, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यही सारे चेंजेस आपको एक कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। पहले आप जितने अंडर कॉन्फिडेंट थे, जितने आप पहले चीज़ों से भागने की कोशिश करते थे, चैलेंजेस आते तो आप घबरा जाते थे कि अब मैं कैसे फेस करूँगी, आज वही चैलेंजेस मुझे बहुत छोटे लगते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये चीज़ तब हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं कितना परेशान हुई थी इस चीज़ को लेके,
और आज कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और फिर मुझे पता रहता है, दिमाग बहुत शांत रहता है, मुझे ऐसा लगता है हाँ आई हैंडल, मैं हैंडल कर हाँ। लूँगी। भोपाल की हम बात करें, देखिए आपने पुणे में पहले अपना काम किया था, यहाँ पे आपने स्टार्टअप शुरू किया, उस समय जब स्टार्टअप नहीं होता था, एक अलग सी फील्ड में आप आई, तो माइंडसेट को कैसे आपने फेस किया? वो बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा भोपाल में, खास करके मध्य प्रदेश की अगर हम पूरी बात करें, भोपाल की बात करें तो। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्या है कि भोपाल जैसा कि है तो कैपिटल, लेकिन इसको फिर भी हम टियर 2 सिटी कहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि माइंडसेट, और यहाँ पे जो एक कल्चर है, एक जो वर्क कल्चर है, वो उतना डेवलप नहीं है अभी। तो फिर भी बहुत अच्छा शहर है हमारा, झीलों की नगरी है। लेकिन क्या होता है कई बार, जैसे रोज़गार के लिए आप सिर्फ झील से काम नहीं चलेगा, मतलब आपको रोज़गारी के लिए आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो और जब आप जॉब क्रिएट करेंगे तभी आपका माइंडसेट उस टाइप से होगा। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो लोगों का माइंडसेट ऐसा था कि पता नहीं क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है, इसको क्या ज़रूरत है करने की। मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। हर एक के मन में ये होता है कि आप ये क्यों कर रही हैं, आपको तो ज़रूरत नहीं है। हाँ। ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल। है। तो सबसे बड़ा तो एक ये माइंडसेट होता है कि क्यों कर रही है, इनको तो ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब मेरा काम ही बहुत अलग था, तो मेरे साथ तो बहुत सारे सवाल जवाब होते थे, तो सब चीज़ों को जवाब देते देते आज मैं यहाँ खड़ी हूँ कि आपने यही काम क्यों चूज़ किया आप। और फिर जो प्रोडक्ट है मेरा, जैसे हम अगर नेचुरल प्रोटीन सोर्स पोल्ट्री की बात करें, तो उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे मिथ्स चलते हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि हमने हमारे कंज्यूमर, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके हर एक छोटे छोटे सवाल से लेके जो मेरे साथ के लोग हैं कि आप ये क्यों कर रही हैं, कैसे कर लेती हैं, उन सबके सवाल जवाब किए। काफ़ी माइंडसेट हमारे कस्टमर्स का भी बदला है, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे स्टार्टअप के थ्रू भोपाल में वी आर द ओनली वंस जिसने लोगों को ये सिखाया हाउ टू बाय अ नेचुरल प्रोटीन सोर्स, जैसे चिकन एंड एग्स, वेयर टू बाय, और व्हेन यू आर बाइंग तो आपको क्या देखना चाहिए। जैसे कि आप एक आप चावल खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आपको पता है कि किस शेप साइज़ का लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, कहाँ का लेना है। सो अभी भी ये जो मार्केट है पोल्ट्री का, इट्स अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। हालांकि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री, बट ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग में ध्यान दिया, फार्मिंग में। कभी इसका जो अदर साइड है कि हाउ टू सेल इट, उस पे कभी ध्यान मार्केटिंग नहीं की। सेल्स पर्सन जो है, जो सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इन सारे प्रोडक्ट्स का, वो बिल्कुल भी अनहाइजीनिक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो एक मार्केट गैप था ना, उसको आइडेंटिफाई करते हुए मेरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसके इर्द गिर्द है, एंड हमने इसी को काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे जो कस्टमर्स हैं, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे 80% कस्टमर जो रिपीट कस्टमर है वो 80% है, और उसमें से 42% हमारे से फीमेल कस्टमर्स हैं। तो मेरे पास ऐसे फीडबैक्स आते हैं कि मेघल, हम लोग तो पहले बिल्कुल मतलब लेने ही नहीं जाते थे, वी वर अबाउट टू, मतलब हम छोड़ने वाले थे, बट क्योंकि आपने इतना अच्छा कन्वीनियंस, इतना अच्छा प्रोडक्ट हमको दिया है, तो आज हम बेझिझक होके मतलब वी परचेज फ्रॉम यू ओनली, एंड इट्स अ कन्वीनियंस। प्रोटीन की आप बात कर रही थी कि प्रोटीन पे आजकल बहुत वो है, जोर है। हाँ। चाहे वो जिमिंग की बात है, लोग पीपल आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस हैं, और उसमें प्रोटीन डाइट जो है वो आजकल बहुत अहम रोल निभा रहा है। तो प्रोटीन को लेकर आप अभी बता रही थी कि बहुत सारे मिथ्स हैं, तो वो थोड़ा सा बताइए। 73% लोग नॉनवेज खाते हैं, बट 80% लोग प्रोटीन डेफिसिट है। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था सेल होने के लिए, अवेयरनेस नहीं थी, एंड प्रोडक्ट इतना अच्छे होने के बावजूद भी उसको ब्लैक पॉलीथीन में लेके आते थे, जैसे पता नहीं क्या लेके आ रहे हो। तो वो हमने हमारे स्टार्टअप के थ्रू हमने वो एक माइंडसेट क्रिएट करा, हमने वो अवेयरनेस क्रिएट करी कि ये सबसे नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, नो प्रिजर्वेटिव, नो एडल्ट्रेशन, एंड
अब जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बर्ड्स हैं, इनको तो इंजेक्शन लगा के ग्रो करते हैं, एंटीबायोटिक खिलाते होंगे। तो इसके लिए भी अगर मैं आपको जवाब बताऊं तो ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। कोई भी इंडियन पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स ऐसे यूज़ नहीं होती हैं। जो इंजेक्शन्स की बात करते हैं वो वैक्सीनेशन है, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को हेपेटाइटिस ए का या बी का या पोलियो का जो एक वैक्सीनेशन होता है, वैसे दिस इज़ अ लाइव स्टॉक बिजनेस जहाँ पे जब बर्ड्स ग्रो होते हैं तो उनको आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, विच इज़ अ वैक्सीन, नॉट एन एंटीबायोटिक का डोसेज। तो खैर ये तो एक बहुत टेक्निकल चीज़ है जो हम पहले दिन से लोगों को समझाते हुए आ रहे हैं, तभी हमने भरोसा अपने कस्टमर्स का जीता है। एंड सबसे जो हम अगर एग्स की बात करें, सो दे आर द मोस्ट सॉल्यूबल डाइजेस्टेबल प्रोटीन एवर। मतलब ठीक है, और भी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है मानती हूँ मैं, लेकिन जो प्रेफर करते हैं नॉनवेज खाना या जो एगिटेरियंस हैं उनके लिए अगर आप एग्स, तो एग्स आर दी वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपसे ये पूछना चाहूँगी, चलिए आपने जब शुरू किया था तब तो स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट बहुत नया था, बहुत लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन अब जब स्टार्टअप की बात होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जहाँ पे स्टार्टअप की बात होती है, इनकरेज किया जाता है, तो आप कैसे देख रही हैं पूरे सिनेरियो को? अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है स्टार्टअप के मामले में भोपाल। काफ़ी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड इवन सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ मिसिंग है। और वो क्या मिसिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बिजनेस ओनर है या जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, वो खुद ही मतलब इतना आई थिंक अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने स्टार्टअप को लेके इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कॉन्फिडेंटली आपको या किसी को भी अपना स्टार्टअप समझा पाए। सो आई थिंक थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ व्हेन, मतलब जब हम आपको अपना स्टार्टअप बता रहे हैं या पिच कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए एंड कॉन्फिडेंटली हम आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता पाएँ। तो आई थिंक थोड़ा सा एक वो लैक है, अदरवाइज़ काफ़ी इनोवेटिव स्टार्टअप्स भोपाल से आ रहे हैं। एंड आजकल जगह जगह इवन कॉलेजेस में इंक्यूबेटर सेंटर्स बन चुके हैं, काफ़ी मेंटर्स हैं भोपाल में जो इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई बहुत इनोवेटिव आइडिया है, सो वी आर रेडी टू हेल्प यू। तो वो भी गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा बिहेवियरल में एंड थोड़ा सा नॉलेज में, क्या है, नॉलेज सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको अपना ही काम के बारे में नॉलेज नहीं है या सिर्फ वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या लगता है, उसके बारे में अगर नॉलेज आपको नहीं है, तो आई थिंक आपको पहले वो गेन करनी चाहिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज पता चलेंगी, एंड देन आप फिर इफेक्टिवली आप उसको मार्केट कर पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये कॉन्वर्सेशन पूरा, खास करके जब हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, स्टार्टअप्स की बात हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, और गवर्नमेंट भी जो है लगातार इसी पे फोकस कर रही है कि जो यंगस्टर्स हैं अब वो खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो उसमें आपका जो ये लाइफ जर्नी जो रही है ये 8 साल की, बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपने समय निकाला और हमसे इतनी अच्छी बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, हमने आपको मिलाया बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने पूरे चैलेंजेस फेस किए, एक नया कॉन्सेप्ट पहले लेकर आई, फादर के बिजनेस को नहीं ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ उनको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, बहुत ही अगर कहा जाए तो वैसा जॉब है जो सब सोचते हैं कि हम कर पाएँ, उसको छोड़ के भोपाल में आई, पुणे से भोपाल आई, यहाँ पे अपना खुद का एक आइडिया से एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके वो ऊंचाइयों को छू रही हैं जो उन्होंने सोचा था कि वो छू पाएंगी। आगे भी बहुत सारे इनकी जर्नी है, जैसे कि अब फ्रेंचाइजी मोड में जाना चाह रही हैं, बहुत सारे इनके एम्बिशंस हैं, लेकिन साथ में यंगस्टर्स को भी कंसल्टेशन देती हैं कि स्टार्टअप कैसे करना चाहिए और उसको क्या क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।